हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारी सीरीज़ को, जिसके अंदर हम कर रहे हैं क्वेश्चंस के एनालिसिस। स्टडी मटेरियल्स के हर चैप्टर को हम डिस्कस करने वाले हैं, उनके क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, ब्रेक डाउन करके देखेंगे कि भाई उसको क्या क्या पूछा गया है, किस तरीके से पूछा गया है और उनको किस तरीके से हमें एग्जाम्स के अंदर आंसर करना है। सो आज का हमारा टॉपिक है सप्लाई अंडर जीएसटी। ये पहला चैप्टर ही है, बहुत ही बेसिक है, बहुत इजी से क्वेश्चंस हैं, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम, फटाफट अगर इन चीज़ों को देखें तो भाई सबसे पहले पहला क्वेश्चन है हमारे पास। सत्यमेव प्रिंटर्स है, एक प्रिंटिंग हाउस है, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, मैं आपको इसका शॉर्ट में फटाफट इसका क्वेश्चन ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट ना करते हुए इसको आंसर करने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले क्या हुआ कि भाई एक प्रिंटिंग हाउस है सत्यमेव प्रिंटर्स, ठीक है, सत्यमेव को ऐसे में लिख देता हूँ मैं, ये प्रिंटिंग हाउस है। अब इसके पास एक ऑर्डर आया है 5000 कॉपीज़ ऑफ बुक्स बनाने का, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि बुक का जो कंटेंट है वो जिसने ऑर्डर किया है, जो कोई योगा गुरु है, वेलनेस योगा गुरु है, उसने जो ऑर्डर किया है कंटेंट वो सप्लाई कर रहा है। इनका काम है सिर्फ पेपर लेना, पेपर के ऊपर प्रिंट करना और इनको वो चीज़ दे देना। तो भाई बेसिकली क्या हुआ, अब हमने जो शेड्यूल्स पढ़े हैं उसके अंदर हमें ये चीज़ दी गई थी कि जो प्रिंटिंग की सर्विसेज हैं उसके अंदर वो आपकी सप्लाई ऑफ सर्विस के अंदर आती हैं, ओके। और ये प्रीडोमिनेंटली किस चीज़ के ऊपर है कि भाई आप का जो कंटेंट है वो ये प्रोवाइड करा रहे हैं, आपका काम सिर्फ प्रिंटिंग का है। सो प्रिंटिंग इज़ द मेन पार्ट जिसके ऊपर इसके अंदर जीएसटी लगने वाला है। अब यहाँ पर क्या पूछा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द रेट ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल ऑन द सप्लाई ऑफ प्रिंटेड बुक्स बाय सत्यमेव प्रिंटर्स अज्यूमिंग दैट द रेट ऑफ जीएसटी इज ऑन सर्विसेज इज 18% whereas द रेट ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स इज 12%। तो देखो इसमें क्या पूछा है और उसके हिसाब से आपका काम क्या था। इसके अंदर आपका काम इस क्वेश्चन के अंदर ये था कि ये आइडेंटिफाई करना कि भाई जो ये चीज़ कर रहा है ये सप्लाई ऑफ सर्विस है या सप्लाई ऑफ गुड्स है। तो हमने जैसे ही आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये तो सप्लाई ऑफ सर्विस है, तो हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। हमें 18% जीएसटी लगा के इसको हम क्वेश्चन को कंक्लूड कर सकते हैं। अगर इसकी प्रेजेंटेशन आप अगर देखें तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि भाई कंपोजिट सप्लाई के बारे में बताया गया है। क्यों? क्योंकि देखो कंपोजिट सप्लाई वो क्यों हुआ, क्योंकि पेजेस हैं, उस पेजेस के ऊपर इंक लग रही है और प्रिंटिंग की सर्विस हो रही है, ठीक है। तो ये जो तीन चीज़ें हो गई मिला के एक चीज़ बनती है पेज का छपना, ठीक है। तो भाई मेड बाय टैक्सेबल पर्सन टू अ रिसिपिएंट कंसिस्टिंग ऑफ 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पर बन गई, और कॉम्बिनेशन दे रहा हूँ विच आर नेचुरली बंडल्ड। अब सीधी सी बात है ना, प्रिंटिंग करनी है, सिर्फ इंक को मैं हवा में तो नहीं घुमा सकता, मुझे पेज चाहिएगा, तो वो नेचुरली बंडल्ड चीज़ें हैं। तो इस केस के अंदर ये चीज़ जो बनती है, पहली बात तो हमने पहला फैक्ट जो इस आंसर के अंदर एस्टेब्लिश किया वो ये कि भाई ये है कंपोजिट सप्लाई। दूसरी बात हम इसमें डिटेल के अंदर गए कि भाई किस मैनर में दिस विल बिकम सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। तो भाई सर्कुलर के अकॉर्डिंग जैसे हमें ये चीज़ क्लैरिफाई की गई है, आपने अपने सिलेबस के अंदर कंटेंट के अंदर वो चीज़ देखी होगी, तो इट विल बिकम अ कंस्टिट्यूट अ सप्लाई ऑफ सर्विस। अब जबकि हमने कंक्लूड कर लिया है कि दिस इज़ अ सप्लाई ऑफ सर्विस, तो उस पर रेट लग जाएगा हमारा 18%। तो भाई इस तरीके से आपको ये इतना बड़ा आंसर इसके अंदर लिखना है। तो किस तरीके से, सबसे पहले आपको वही बात है, जैसे ही आपके सामने आया कि भाई बहुत सारी चीज़ें आइटम्स इसमें इंक्लूड हो रही है, तो इट इज़ अ कंपोजिट सप्लाई, ओके। दूसरी चीज़ इसमें सर्कुलर में ये चीज़ क्लैरिफाई की गई है कि भाई अगर आप कुछ भी प्रिंट करवा रहे हैं और उसके अंदर कंटेंट आप दे रहे हैं उनको, तो जो सामने वाला जो प्रिंटिंग की एक्टिविटी है दैट इज़ अ कंपोजिट सप्लाई, तो वो आपको मेंशन करना है, उसके ऊपर रेट लगाना है, दैट्स ऑल। बहुत ही ईजी चैप्टर है ये। उसके बाद आता है हमारे पास सुदामा एसोसिएट्स अ रजिस्टर्ड सप्लायर डिस्पोजेज द कंप्यूटर्स ओन्ड बाय द बिजनेस विदाउट कंसिडरेशन एंड इट हैज़ नॉट क्लेम्ड आईटीसी ऑन सच कंप्यूटर्स। अब क्या हो रहा है कि भाई आपने इसके अंदर ये चीज़ पढ़ी होगी अच्छे से कि अगर मान लो आपने कोई प्लांट या मशीनरी या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर डेप्रिशिएबल एसेट है, ठीक है, वो आपने ली है XYZ, कोई भी वो चीज़ हो सकती है, और उस पर अगर आपने ले लिया अपना आईटीसी, तो भाई उस केस के अंदर क्या होगा कि जब भी आप उसको सेल करेंगे, इवन इफ इट इज़ विदाउट कंसिडरेशन, तो इट विल बिकम अ सप्लाई और उसके ऊपर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी लग जाएगी। क्यों? क्योंकि जो आपने आईटीसी यहाँ पर बचाया था वो एक तरह से उनको लेना है, वो आउटपुट टैक्स की लायबिलिटी की फॉर्म में वो वहाँ पर आपसे वसूल कर लेंगे। लेकिन हाउएवर अब सिचुएशन ये है कि आपने आईटीसी बचाया ही नहीं था, तो भाई उसको सप्लाई बना के करना क्या है। हमारा पर्पस तो यही था कि जो आप बचा रहे हो वो हम वसूल लेंगे, जब आपने बचाया ही नहीं तो हम क्यों वसूलें।
तो उस केस में ये सप्लाई नहीं बनेगी। इतना ही आपको इस क्वेश्चन के अंदर बताना था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भाई शिवाजी प्राइवेट लिमिटेड अ रजिस्टर्ड सप्लायर सप्लाइज द फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंस्ट्रक्शंस ऑफ बिल्डिंग एंड कॉम्प्लेक्सेस। क्या क्या चीज़ें? एक्सकेवेटर्स, मैन पावर एंड सॉइल टेस्टिंग। अब एक लाइन यहाँ पर देखो जो इंपॉर्टेंट सी इसमें लिखी हुई है सबको। सबसे पहले क्वेश्चन को अगर देखें किस तरीके से है, 3 अलग अलग सर्विसेज आपको दी हुई हैं, फिर उन सर्विसेज को लेके कुछ डिटेल आपको दी गई है। वो क्या क्या है कि भाई जो एक्सकेवेटर्स हैं वो हायर आउट किए गए हैं विद ऑपरेटर्स। सिमिलरली द एक्सकेवेटर ऑपरेटर्स आर सप्लाइड ओनली व्हेन द एक्सकेवेटर इज हायर्ड आउट। अब यहाँ से आपको किस चीज़ की सेंस आ रही है? क्या आपको नहीं लग रहा कि दिस इज समवॉट लाइक कॉम्पोजिट सप्लाई, कि भाई अगर ये एक्सकेवेटर हैं तो मैन पावर है, अदरवाइज मैन पावर की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज समवॉट कॉम्पोजिट सप्लाई, और समवॉट क्या एक्चुअल में दिस इज कॉम्पोजिट सप्लाई। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है, आपको ये चीज़ देखना है कि इट इज़ सो एविडेंट कि आपको बंडल कर दिया ना नेचुरली, तो वहाँ वो कॉम्पोजिट सप्लाई बन गई। आपको ये अपना दिमाग खोल के रखना है एग्जाम के अंदर। अब इसमें क्या आता है कि इसमें अमाउंट्स दी हुई है कि हायरिंग चार्जेस का इतना खर्चा, मैन पावर का इतना खर्चा, सॉइल टेस्टिंग का इतना खर्चा, रेट दे दिया गया। तो भाई अब आपको अच्छे से पता है कॉम्पोजिट में अगर हम बात करें तो उसके अंदर वो रेट लगता है जो उनकी प्रीडोमिनेंट सप्लाई है उस पर लगता है। प्रीडोमिनेंट सप्लाई इसमें क्या है कि एक्सकवेटर। क्यों? क्योंकि एक्सकवेटर है तो भाई आगे बंदा मैन पावर के लिए आएगा, अदरवाइज क्यों आएगा? ठीक है, तो इस केस के अंदर हमारे पास हायरिंग आउट ऑफ एक्सकावेटर्स जो है वो आपका बनता है यहाँ पर 12%। सप्लाई ऑफ मैन पावर सर्विसेज एंड सॉइल टेस्टिंग पे लगता है 18%। तो भाई मैन पावर सर्विसेज जो सप्लाई हो रही है उस पर वही रेट लगेगा जो हायरिंग आउट ऑफ एक्सकावेटर्स पे लगेगा, जो कि है 12%, ना कि उसका 18%। हाउएवर जो सॉइल टेस्टिंग वाली पार्ट है वो अलग से है, वो अपने आप में एक इंडिविजुअल सप्लाई है, तो उस केस के अंदर 18% ही लग के चलेगा। तो इसका अगर हम आंसर देखें तो इसी मैनर में ये कंक्लूड किया गया है कि भाई देखो हायरिंग आउट पे 18 लाख पे 12%, मैन पावर पे 12%, और उसके बाद जो सॉइल टेस्टिंग है उस पर 18%। सिंपल, बहुत आसान है ये। अगर ये एग्जाम में आ गया तो भाई यू शुड फील वेरी लकी कि इजीली आप मार्क्स स्कोर कर लोगे। अब आता है मिस्टर कांजीलाल अदानी इज़ एन ऑयल एक्सप्लोरेशन बिजनेस। अब यहाँ पर आपने देखो सर्कुलर के अंदर अच्छे से ये चीज़ पढ़ी होगी सिलेबस के अंदर कि क्या होता है कि अगर मान लो आपने कोई एक्सप्लोरेशन के लिए आपके पास क्या चीज़ आती है, आपने कोई भी माइन वगैरह ली है, ठीक है, तो उसमें पैसा का लेना देना एक अलग तरीके से होता है। कैसे होता है? उसमें 2 चीज़ निकलती है, एक होता है कॉस्ट पेट्रोलियम, एक होता है आपका प्रॉफिट पेट्रोलियम। ठीक है, कॉस्ट पेट्रोलियम तो वो है जो आप रिटेन करके रखते हो अपने लिए, और जिसने वो हायर किया है, अब जो मतलब मैंने मान लो माइंस ली हैं, गवर्नमेंट से राइट्स लिए हैं माइंस पे काम करने के, तो भाई मैं खर्चा कर रहा हूँ, तो मैं अपना खर्चा अपने पास रख रहा हूँ, तो दैट इज़ कॉस्ट पेट्रोलियम। और जो मैं गवर्नमेंट को दे रहा हूँ इट इज़ प्रॉफिट पेट्रोलियम। तो भाई ये चीज़ यहाँ पर क्लैरिफाई की गई है कि दिस इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ सप्लाई। कॉस्ट पेट्रोलियम में अगर मैं अपने पास जो मैंने माइनिंग करी, मैंने उसमें से एक्सट्रैक्शन किया, मैंने निकाला, और मैंने उसको खर्चा जो है उसका पार्ट जो अपने पास रख लिया, तो भाई मैं ऐसा कुछ नहीं है कि मैं गवर्नमेंट को कुछ सर्विस दे रहा हूँ इसमें अपनी। ठीक है, गवर्नमेंट ने मुझे बस एक राइट दिया कि भाई ठीक है एज अ रॉयल्टी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए कि आप वहाँ पे काम कर लो, मैं अपना काम कर रहा हूँ और अपना खर्चा रख रहा हूँ, दैट्स इट। सो ये चीज़ यहाँ पे क्लैरिफाई की गई है, और इसमें यही चीज़ क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि भाई एग्जामिन द टैक्सेबिलिटी ऑफ द पेट्रोलियम सिल्ट रिसीव्ड बाय मिस्टर कांजीलाल अदानी अंडर द जीएसटी लॉ। तो वो क्या है कि वो कॉस्ट पेट्रोलियम जो अपने पास रख रहा है दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ कंसिडरेशन एंड इट इज़ नॉट अ सर्विस दैट आई एम प्रोवाइडिंग टू गवर्नमेंट। तो इसी तरीके से इसको यहाँ पर आंसर करना है। तो भाई यहाँ पर साफ साफ आपसे पूछा गया है कि भाई कंपनसेशन इज रिसीव्ड बाय मिस्टर कांजीलाल अदानी इन द फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम सिल्ट विच इज एज पर द कॉन्ट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात इज पार्ट ऑफ कॉस्ट पेट्रोलियम, जो कि मैंने आपको समझाया कि क्या होता है कॉस्ट पेट्रोलियम, जो बंदा अपने पास रिटेन करता है। सर्कुलर के अकॉर्डिंग ये चीज़ बताई गई है कि जब कॉस्ट पेट्रोलियम इज नॉट अ कंसिडरेशन रिसीव्ड, ये मैंने अपने पास रख लिया, वो पैसा है, ठीक है, or production of petroleum for themselves and not as a service to government. So consequently, the cost petroleum received by Kanjilal Adani is not taxable under GST. ये taxable नहीं होने वाला। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हम यहाँ पर देखते हैं। तो भाई यहाँ पर क्या है, अंगद प्राइवेट लिमिटेड है एंगेज इन ए बिजनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एज एन इंसेंटिव अंगद लिमिटेड पेज एन अमाउंट ऑफ ₹75,000 टू इट्स एम्प्लॉइज अपॉन अचीविंग अ स्पेसिफाइड सेल्स टारगेट। अब यहाँ पर देखो सिंपल सी बात है कि भाई
अंगद प्राइवेट लिमिटेड को लगता है कि जीएसटी इज़ नॉट लेवेबल ऑन सच इंसेंटिव पे टू द एम्प्लॉयज़, तो क्या उसको सही लगता है या नहीं? उसने इंसेंटिव दिया है 75,000 रुपीज़ का, बट अब आप पूछोगे कि सर यहाँ पर तो 50,000 से ऊपर चला गया, तो इंसेंटिव है, मे बी गिफ्ट की कैटेगरी में आ जाए तो वो कंसिडरेशन बन जाएगा, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। इंसेंटिव इज़ द पार्ट ऑफ योर रेम्यूनरेशन। आप अपना काम कर रहे हो, उसके बदले में आपको ये इंसेंटिव मिल रहा है, तो इस केस के अंदर ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के रिलेशनशिप में आता है, ये गिफ्ट की कैटेगरी में नहीं आता। So despite being more than 50,000, it will not constitute as a supply. Reason being कि this is still not considered as a gift. This is a remuneration and comes under the employer-employee relationship. तो यहाँ पर यही चीज़ लिखी गई है, in the light of our discussion, GST is not leviable on the incentive paid by Angad Private Limited to its employees. इसको ड्राफ्ट कैसे करना है कि भाई अंगद प्राइवेट लिमिटेड का व्यू करेक्ट है। सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई इन द कोर्स ऑफ in relation to its employment shall not be treated as supply under GST. Further, the amount paid as incentive is not in the nature of gift. तो ये चीज़ यहाँ पर इस तरीके से आपको लिख देनी है। काफ़ी इजी था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6। XYZ कंसल्टेंसी रजिस्टर्ड इन बैंगलोर सप्लाइज टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज टू इट्स क्लाइंट्स। ठीक है, क्लाइंट्स को टेक्निकल सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से प्रोवाइड कर रहे हैं, और कंसिडरेशन जो है इनकी वो चार्ज कर रहे हैं 37 लाख रुपीज़। ओके, और इस चीज़ का, ये किस चीज़ का चार्ज कर रहे हैं? चलो सॉरी दोबारा से स्टार्ट करते हैं। XYZ कंसल्टेंसी है जो रजिस्टर्ड है बेंगलोर के अंदर, जो कि टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है अपने क्लाइंट्स को, और ये जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं टू BA लिमिटेड मुंबई सिंस पास्ट 2 ईयर्स। अब एग्रीमेंट वाइज जो कंसिडरेशन सेटल हुई है 37 लाख है टू XYZ कंसल्टेंसी ऑन 10th January फॉर XYZ कंसल्टेंसी एग्रीइंग नॉट टू प्रोवाइड सिमिलर टेक्निकल सर्विसेज टू एनी अदर बिजनेस एंटिटी। अब ये क्या हो रहा है? नॉन परफॉर्मेंस एग्रीमेंट हो रहा है एक तरह से, कि भाई जो सर्विसेज आप हमें प्रोवाइड करा रहे हो वो आप किसी और को नहीं प्रोवाइड कराओगे। तो क्या ये सप्लाई बनेगा? अब बेसिकली इसमें देखा जाए तो ये चीज़ आ रही है कि भाई आप एक्चुअल में कुछ कर नहीं रहे हो सामने वाले के लिए, आप बस कुछ ना करने के लिए मना कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि रिफ्रेनिंग टू डू एन एक्ट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एन एक्ट, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ कंसिडरेशन, और यहाँ पर ये सप्लाई के अंडर आ जाएगा, इट विल बिकम पार्ट ऑफ द सप्लाई। तो इसको आंसर भी इस तरीके से किया गया है, द कंसल्टेंसी इज प्रोवाइडिंग द सर्विस ऑफ एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन। ये वर्ड बहुत हैवी वर्ड है, इसको जरूर एग्जाम में लिख के आना, लिख के साथ में अंडरलाइन भी करके आना। An act to BA Limited against consideration of rupees 37 lakh. Therefore, the same is liable to GST under law. Thus, view taken by the XYZ consultancy is incorrect. Okay. Next one आता है question number 7. Moksha Bhumi Industries has its manufacturing unit in the state of Maharashtra. It stores the finished goods manufactured by it in the state of Gujarat. The depot is owned by Punya Bhumi Limited. A related person, बस रिलेटेड पर्सन आ गया, सीधा इसको हाईलाइट कर लो। अब दूसरी चीज़ में सब सिंपल सी चीज़ क्या ढूंढूंगा क्वेश्चन के अंदर कि कंसिडरेशन है कि नहीं है। तो यहाँ पर मैंने पूरा देख लिया, यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर कोई कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन ये तो रिलेटेड पार्टी है, और रिलेटेड पार्टी के अंदर हम जानते हैं कि जहाँ रिलेटेड पार्टी आ गई, कंसिडरेशन नहीं भी होगी, तब भी हम उसको सप्लाई मान लेंगे। दिस इज़ हाउ इट इज़ डन। तो इसके आंसर के अंदर भी हमें यही मिलेगा, छोटा सा आंसर है, उसमें आपको लिखना है कि भाई दिस इज स्टोरेज डिवाइस course of furtherance of business qualify as GST even though no consideration has been charged. Reason being कि ये बिटवीन रिलेटेड पार्टीज आपकी ट्रांजेक्शन हो रही है और कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर है, तो 2 कंडीशन फुलफिल हो गई, कंसिडरेशन ना भी हो, वी डोंट केयर। अब आता है रॉब शेयर होल्डिंग लिमिटेड एंड अप्रूव्ड इंटरमीडियरी हैज़ इन, देखो शेयर्स देखते हैं सबसे पहले दिमाग में आता है कि सिक्योरिटीज आर आउट ऑफ द प्रीव्यू ऑफ GST, लेकिन फिर भी हम फर्दर आगे पढ़ेंगे। wherein certain securities were held by धन बैंक अंडर सिक्योरिटीज लैंडिंग स्कीम, ये आ गया ना अलग चीज़, SLS सिक्योरिटी लैंडिंग स्कीम। धन बैंक शैल पे द स्पेसिफाइड लैंडिंग फी अगेंस्ट सच लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज, एक्सप्लेन द टैक्सेबिलिटी ऑफ ट्रांजेक्शंस। तो भाई देखो, अब इसका आंसर आप कैसे शुरू करोगे, थोड़ा सा अपने दिमाग में रिप्ले करके देखो। अब अगर मैं बताऊं इसके अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज़ आपको ये मेंशन करना है कि भाई नॉर्मली सिक्योरिटीज़ जो है आर नॉट पार्ट ऑफ सप्लाई, उस पर GST नहीं लगता। हाउएवर वो तब नहीं लगता जब वो डिस्पोज हो रही होती हैं, यानी कि सप्लाई कब नहीं मानी जाएगी। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि ये सिक्योरिटी है और मैं उसको सेल कर रहा हूँ, उसको डिस्पोज कर रहा हूँ मैं, तो वो सप्लाई नहीं है। अब ट्रिकी पॉइंट यहाँ पर क्या है कि सिक्योरिटी लैंडिंग स्कीम है ये,
सिक्योरिटी लैंडिंग स्कीम के अंदर डिस्पोज नहीं हो रही है, सिर्फ लैंड हो रही है। आप सामने वाले को थोड़े टाइम के लिए वो सिक्योरिटीज दे रहे हो। तो इस केस के अंदर दिस इज अ पार्ट ऑफ सप्लाई। बेयर नॉलेज मतलब एकदम प्लेन रीडिंग से आपको ये चीज़ एविडेंटली समझ में आएगी कि डिस्पोज वहाँ पर एग्जैक्टली बोला गया है कि एनी डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी इज नॉट सप्लाई अंडर जीएसटी, बट हेयर इन दिस केस आई एग्री कि सिक्योरिटीज आर इन्वॉल्व बट देर इज नो डिस्पोजल, और इस वजह से ही ये चीज़ आपकी जीएसटी के अंदर आ जाएगी, सप्लाई ये चीज़ बन जाएगी। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर चलने वाला है। इवन द इंटरमीडिएटरी की जो सर्विसेज हैं, जो सिक्योरिटीज़ को एक जगह से लेकर दूसरी जगह लैंड करवा रहा है, उसकी सर्विसेज भी सप्लाई के परव्यू के अंदर आ जाएगी, और इसी तरीके से इसको आंसर भी करा गया है। तो भाई सबसे पहले हमने यही बताया कि सिक्योरिटी लैंडिंग स्कीम क्या होती है, फिर उसके बाद हमने बता दिया कि भाई देयरफॉर अ ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज विच इन्वॉल्व्स डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज इज नॉट अ सप्लाई, जो कि मैंने आपको बताया कि भाई सिक्योरिटीज़ क्या होते हैं, कि भाई सिक्योरिटीज़ देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, सिक्योरिटीज़ आर नॉट नाइदर कवर्ड इन डेफिनेशन ऑफ गुड्स नॉर इन द डेफिनेशन ऑफ सर्विस। देयरफॉर ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज विच इन्वॉल्व डिस्पोजल देखा, डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज इज नॉट अ सप्लाई। हाउएवर एसएलएस के अंदर डिस्पोजल तो हो ही नहीं रहा, और डिस्पोजल नहीं हो रहा तो वो सप्लाई बन जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 9। कृष्ण देव इज अ ट्रेडर बेस्ड इन इंडिया। रामकृष्ण ब्रदर ऑफ कृष्ण देव इज लोकेटेड इन चाइना एंड इज ऑल्सो एंगेज इन बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ गुड्स। अब ये यहाँ पर देखो, इसको क्या हो गया, इसका थोड़ा सा हम इसको बाइफिकेट करके देखते हैं कि हम यहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं। कृष्ण देव है, एक ट्रेडर है इंडिया का, कृष्ण देव। ओके, वो क्या कर रहा है इन इंडिया। रामकृष्णा ब्रदर ऑफ कृष्ण देव, अब इसका जो भाई है रामकृष्णा, वो जो है इज लोकेटेड इन चाइना, इज ऑल्सो एंगेज इन बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ गुड्स, जो कि है चाइना के अंदर। ओके, कृष्णदेव प्लेसेस एन ऑर्डर विद रामकृष्णा फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्टेन गुड्स फ्रॉम द लोकल मार्केट इन चाइना। ओके, कृष्णदेव ने ऑर्डर प्लेस किया, फाइन। Before the shipment of goods from China to India, Krishnadev sold such goods to Cristiano, a trader located in Brazil. अब ब्राज़ील में एक ट्रेडर है, इसने क्या किया, ऑर्डर प्लेस किया, गुड्स यहाँ से चले चलना शुरू हुए, लेकिन इंडिया तक नहीं आए, ब्राज़ील पहुँच गए। ठीक है, द गुड्स वर सब्सिक्वेंटली शिप्ड फ्रॉम चाइना टू ब्राज़ील। कमेंट ऑन द टैक्सेबिलिटी ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन कृष्ण देव एंड क्रिस्टियानो। तो भाई देखो, सीधी सी बात है, क्या ये इंडिया की धरा पे टच हुए? क्या ये कोई सर्विस है जो इंडिया के अंदर मिली? तो ऐसी कोई चीज़ें नहीं है, तो भाई इस पर टैक्सेबिलिटी नहीं बनती। दिस इज इसको क्या चीज़ बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांस कॉन्टिनेंटल सेल्स, सॉरी इसको बोलते हैं हमारे पास कि भाई नॉन टैक्सेबल टेरेटरी से दूसरी नॉन टैक्सेबल टेरेटरी के अंदर जा रहा है, विच विदाउट एंटरिंग द गुड्स इनटू इंडिया। तो भाई इस केस के अंदर यहाँ पर ये जीएसटी नहीं लगेगा इसके ऊपर, ये सिंपल सी बात है, आपको बता देनी है यहाँ पर। ठीक है, तो भाई ये चीज़ हो गई। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही ईजी पॉइंट था। मोहनदास इंटरनेशनल एंटर्ड इनटू ए ट्रांजैक्शन फॉर इंपोर्ट। देखो ये भी थोड़ा सिमिलर है, इसमें भी पहले क्या हुआ था कि भाई बाहर ही ट्रांजैक्शन हो रही थी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि वो बाद में सेल होके इंडिया के अंदर आ गई। तो जो बाहर की ट्रांजैक्शन है उसका कोई लेना देना नहीं है इंडिया से, लेकिन बाद में फर्दर जब वो चीज़ इंडिया में पहुँच गई है तो वो टैक्सेबल हो जाएगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आगे बढ़ते हैं। अब मिस्टर हैप्पी के पास एक बहुत बड़ा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है जो कि एक प्राइम लोकेशन में है मुंबई के अंदर। अब उसने क्या किया, फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर जो है वो मिस्टर पीस फॉर रेजिडेंशियल पर्पस इन अप्रैल दे दिया, किसी मिस्टर पीस को फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर रेजिडेंशियल पर्पस के लिए दे दिया। अब मिस्टर पीस सरेंडर करता है इस टेनेंसी राइट्स टू मिस्टर सरीन फॉर अ टेनेंसी प्रीमियम ऑफ 10 lakh rupees. Mr. Sareen has also paid the applicable stamp duty and registration charges on transfer of tenancy rights. Moreover, Mr. Sareen has agreed to pay monthly rent of rupees 1 lakh to Mr. Happy unregistered under GST from June. अब देखो भाई, यहाँ पर कितनी सारी चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान से डिस्कस करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कि भाई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है जो आप रेंट पे दे रहे हो, ये फैक्ट आपको पहला नोटिस करना है। दूसरी चीज़ आपको ये देखनी है कि यहाँ पर बताया गया टेनेंसी प्रीमियम दिया गया है और रेंट दिया गया है, दो ट्रांजैक्शंस यहाँ पर जा रही हैं। अब कन्फ्यूजन ये आ सकती है कि भाई चलो मैंने पढ़ा है, टेनेंसी प्रीमियम आपको शायद ध्यान ना आए, तो आप उसका क्या करेंगे। तो भाई मैं आपको क्लियरली बता दूं कि रेंट हो चाहे टेनेंसी प्रीमियम हो, इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ जीएसटी, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस,
सर्विस की तरह इसको माना जाएगा। बट ये सब चीज़ें तो हमने चलो फैक्ट देख लिए। इसमें एक एडिशनल चीज़ भी ये है कि एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी जा रही है, वो भी फॉर रेजिडेंशियल पर्पस, नॉट फॉर कमर्शियल पर्पस। तो ये जो दो कंडीशन यहाँ पर एक्स्ट्रा एड ऑन हो गई है, कौन कौन सी? पहली कि वो अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी गई है, और दूसरी फॉर रेजिडेंस दी गई है। इन दोनों कंडीशन के फुलफिल होने की वजह से ये हो गई है एग्जेम्प्ट। अब इस क्वेश्चन को आंसर को ड्राफ्ट कैसे करेंगे, हमें तो पूरी कहानी बतानी है ना। तो डिटरमाइन द टैक्सेबिलिटी ऑफ ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व इन द गिवन केस फॉर द मंथ ऑफ जून। तो सबसे पहले हमें ट्रांजैक्शंस के बारे में भी बात करनी पड़ेगी दैट आर इन्वॉल्व इन दिस केस, एंड देन वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट टैक्सेबिलिटी। टैक्सेबिलिटी तो भाई सिंपल आ गई, एग्जेम्प्ट है, ओके। और अगर जहाँ रही बात ट्रांजैक्शंस की, तो वो हमने देख लिया कि भाई सप्लाई और सर्विस तो बनती है बट टैक्सेबिलिटी नहीं बन रही। यहाँ इस तरीके से हमें इस आंसर को ड्राफ्ट करना है, बताना है। तो अगर इसका आंसर हम देखें तो किस तरीके से बनता है यहाँ पर कि भाई ये वाला पॉइंट आ गया, क्लैरिफाई दैट एक्टिविटी ऑफ ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट अगेंस्ट कंसिडरेशन, चाहे वो टेनेंसी प्रीमियम हो, इज स्क्वेयरली कवर्ड अंडर सप्लाई ऑफ सर्विस। इट इज़ अ सप्लाई ऑफ सर्विस। इट इज़ फॉर्म ऑफ अ लीज और रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी एंड सच एक्टिविटी स्पेसिफिकली डिक्लेयर टू बी सर्विस। ऑल्दो उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी पेड है, रजिस्ट्रेशन फीस पेड है, डजंट मैटर, वो उसको रिलीव नहीं करता जीएसटी की इम्प्लीकेशन से, वो इस पैराग्राफ में लिखा गया है। तो आप ये मत सोचिए कि आपने वो पे कर दिया तो यहाँ नहीं पे करना पड़ेगा, वो भी लगेगा, ओवर एंड अबव दैट वो चीज़ भी लगेगी, ठीक है। अब लेकिन टेनेंसी प्रीमियम राइट्स कैन नॉट बी ट्रीटेड एज सेल ऑफ लैंड इन बिल्डिंग इन शेड्यूल 3। दिस इज नॉट अ सप्लाई अंडर जीएसटी एंड कॉन्सिक्वेंटली अ कंसिडरेशन फॉर द सेल एक्टिविटी शैल अट्रैक्ट लेवी ऑफ जीएसटी। Service provided by outgoing tenant by way of surrendering the tenancy rights against consideration in the form of portion of tenancy premium is liable to GST। ये सब बता दिया हमने, ठीक है। नॉर्मली ये चीज़ liable to GST होती है। Hence, in the given case, the tenancy premium of rupees 10 lakh received by Mr. Peace for surrendering his tenancy rights to Mr. Serene is liable to GST। तो भाई टेनेंसी प्रीमियम की अगर मैं बात करूं, सिर्फ और सिर्फ टेनेंसी प्रीमियम की अगर मैं बात करूं, जो एग्जेम्पशन हमने डिस्कस की थी दैट इज़ फॉर द रेंट ओनली। ये आपको ध्यान में रखना है। आई थिंक मैंने वहाँ पर बताया था या नहीं बताया था, एक सेकंड चेक कर लेते हैं। हाँ, हमने एज अ होल इसको डिस्कस किया था। टेनेंसी प्रीमियम इससे बाहर है, एग्जेम्पशन सिर्फ रेंट की मिलती है। टेनेंसी प्रीमियम क्या है कि यू आर सरेंडरिंग योर राइट टू दैट प्रॉपर्टी, तो वो रेंट की कैटेगरी में नहीं आता वो, लेकिन गुड्स भी नहीं बन सकते क्योंकि आप प्रॉपर्टी नहीं आगे दे रहे हो, आप प्रॉपर्टी का राइट दे रहे हो। राइट इज ऑलवेज अ सर्विस, तो वो सर्विस की तरह माना जाएगा और उस पर जीएसटी लगेगा। लेकिन अब आगे देखें, द सर्कुलर फर्दर क्लैरिफाइज दैट सिंस रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज अ रेजिडेंस टू अनरजिस्टर्ड पर्सन इज एग्जेम्प्ट। Okay, the grant of tenancy right in a residential dwelling for use as a resident dwelling against tenancy premium or periodic rent or both to an unregistered person is exempt. Consequently, monthly rent rupees 1 lakh received by Mr. Happy from Mr. Serene is exempt. So, rent is exempt. Tenancy right is not rent, so it is selling of your right. It is a service and it is liable to GST. और ऊपर भी हमने ये सब चीज़ें डिस्कस कर ली है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। रुद्राक्ष कपूर ओन्स अ रुद्राक्ष पब्लिशिंग हाउस। अब देखो भाई, इसके अंदर क्या है कि एक बंदा है, उसके पास उसका पब्लिशिंग हाउस है गाजियाबाद में। उसने कुछ पैसा डोनेट किया दिव्य प्रकाश चैरिटेबल ट्रस्ट को। अब ये बहुत ही ईजी है, तो इसको मैं बहुत शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ कि भाई ये एक बंदा है रुद्राक्ष, इसने दिव्य प्रकाश चैरिटेबल ट्रस्ट को अपना कुछ पैसा दिया फॉर इन द मेमोरी ऑफ हिज लेट फादर, ठीक है। और उसने उसके ऊपर लिखा कि डोनेटेड बाय रुद्र प्रकाश कपूर इन द मेमोरी ऑफ हिज फादर ओनली। ये चीज़ लिखी गई यहाँ पर। तो क्या इस केस के अंदर ये सप्लाई बनेगी? तो द आंसर इज नो। द रीज़न बीइंग कि भाई आप एज अ कैपेसिटी ऑफ, आपने कंसिडरेशन में कुछ नहीं ले रहे हो, आप एक अच्छा काम कर रहे हो, चैरिटी कर रहे हो, बदले में सिर्फ आपने लिखा है कि भाई मेरे फादर की मेमोरी में ये चीज़ हो रही है, तो उस केस में इट इज़ नॉट सप्लाई। लेकिन थोड़ा सा इस केस को हम ट्विक करते हैं, चेंज करते हैं। जो आगे बी पार्ट में दिया गया है वो क्या है कि वही सेम रुद्राक्ष बंदा है, वही सेम चैरिटी है, लेकिन वहाँ पर इन द मेमोरी ऑफ फादर की जगह पे जो उनका बिजनेस है उसका नाम लिखा हुआ है पब्लिशिंग हाउस का। अब यहाँ पर देखो रिटर्न में कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है? आपकी पब्लिसिटी हो रही है। तो डीसीबी जो है वो चैरिटी के बदले में आपको पब्लिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर सप्लाई ऑफ सर्विस बन जाएगी, इसके ऊपर आपका जीएसटी लग जाएगा।
ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपको कॉम्पोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई के बारे में डिफरेंस पता है तो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात तो पहली सप्लाई जैसे ये आ गई, दिस इज लैपटॉप बैग आपने सप्लाई किया अलॉन्ग विद लैपटॉप बैग के साथ, आपने लैपटॉप के साथ लैपटॉप बैग सप्लाई किया एंड इट इज़ 55,000 एक्सक्लूसिव ऑफ GST। तो इसके अंदर अब नीचे रेट्स दिए हुए, लैपटॉप के 18%, लैपटॉप बैग का 28%। तो आप क्या लोगे? दिस इज कॉम्पोजिट सप्लाई। क्यों? क्योंकि लैपटॉप इज प्रीडोमिनेंट सप्लाई, ठीक है। उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ है लैपटॉप बैग। इन दैट केस आपका 18% इसके ऊपर लग जाएगा कॉम्पोजिट सप्लाई के रेट से। नेक्स्ट आता है सप्लाई ऑफ 10,000 किट्स ईच अमाउंटिंग टू ₹5 लाख टू राम फैंसी स्टोर। क्या क्या उसमें क्या क्या है? एक हेयर ऑयल है, एक ब्यूटी सोप है, एक हेयर कॉम्ब है। भाई ये चीज़ें क्या नॉर्मली मार्केट में एक साथ बिकती हैं? क्या होता है इनका? तो भाई इस केस के अंदर आपके पास क्या आने वाला है, इसका आंसर दिखाऊं किस तरीके से आपको बीच में इसको आंसर करना है। तो भाई जो किट आपकी बेची गई है, दिस इज़ अ मिक्स सप्लाई। और मिक्स सप्लाई के केस के अंदर क्या होता है? कॉम्पोजिट में हम ये करते हैं कि भाई प्री डोमिनेंट का रेट निकाल लेते हैं, चाहे वो कम हो चाहे ज़्यादा हो, वी डोंट केयर। मिक्स सप्लाई के केस के अंदर होता है कि भाई जो सबसे हाईएस्ट रेट वाली चीज़ होती है उसका रेट पिक करके हम उसके ऊपर GST लगा देते हैं। तो यहाँ पर क्या बना, आपके पास हेयर ऑयल है और आपके पास ब्यूटी सोप है, हेयर कॉम्ब है। इन तीनों में से हाईएस्ट रेट है 28%, तो 28% से उसके ऊपर GST लग जाएगा। 100 किट्स आपने फ्री गिफ्ट वाली जो भेजी है उसके अंदर है आपके पास ईच किट कंसिस्ट ऑफ 1 हेयर ऑयल 1 ब्यूटी सोप। कॉस्ट ऑफ ईच किट इज़ 35। ITC हैज़ नॉट बीन टेकन ऑन द गुड्स कंटेंट। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अनरिलेटेड लोगों को आप फ्री गिफ्ट बांट रहे हैं, तो भाई जो कंसिडरेशन ही नहीं है, तो दिस इज़ फ्री गिफ्ट बांटना विदाउट कंसिडरेशन टू अनरिलेटेड पर्सन। तो भाई इस केस के अंदर आपका अगर रिलेटेड पर्सन होता, बिना कंसिडरेशन होता और बिजनेस में होता तो लग जाता, बट यहाँ पर अनरिलेटेड पर्सन को है, तो उस केस के अंदर दिस विल नॉट बी लायबल टू GST। इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू हर ब्रदर रिलेटेड पर्सन है। एंड इज दिस अ बिजनेस? ऑब्वियसली यस, इट इज़ अ बिजनेस। तो ब्रदर को दे रहे हो, बिजनेस दे रहे हो, विदाउट कंसिडरेशन दे रहे हो, वी डोंट केयर, हम उसके ऊपर GST लगा देंगे। 80,000 के ऊपर इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज का 5% GST लग जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। फिर आता है हमारे पास 1400 चेयर्स एंड 100 कूलर्स हायर्ड आउट एट फंक्शन गार्डन। ठीक है, अब फंक्शन गार्डन के अंदर भी जो चीज़ें दी जा रही हैं, इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग द चेयर्स एंड कुकर्स, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी आ गई यहाँ पर। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नॉर्मली आपकी एग्जम्प्ट हो सकती थी, लेकिन सिंस इट इज़ अ कॉम्पोजिट सप्लाई कि भाई आप चेयर्स ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ एक साथ प्रोवाइड करा रहे हो, तो उस केस के अंदर इट विल नॉट बी एग्जम्प्ट। इसके ऊपर आपको GST पेमेंट करनी पड़ जाएगी कॉम्पोजिट रेट से। प्रीडोमिनेंट जो मेन रेट है वो आपकी क्या सर्विस है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय हर आर एग्जेम्प्ट, बट स्टिल इट इज़ अ कॉम्पोजिट सप्लाई, तो वो एग्जेम्प्ट नहीं होगी। प्रीडोमिनेंट सप्लाई आपकी मिलेगी आपका सप्लाई ऑफ दीज थिंग्स 1400 चेयर्स 100 कूलर्स हायर्ड आउट टू फंक्शन, जो ये हायरिंग का काम है आपका, दिस इज़ प्रीडोमिनेंट सप्लाई। एंड वहाँ तक उस सामान को यार हायर कराना है तो पहुँचाना तो पड़ेगा ना, सो दिस इज़ योर एंसिलरी सर्विस। तो भाई यहाँ पर आपका सर्विस ऑफ रेंटिंग एंड चेयर्स एंड कूलर्स, दिस इज़ 12% जो रेट आने वाला है। दिस इज़ आपका जो प्रीडोमिनेंट सप्लाई है, एंड दिस इज़ जस्ट साथ में जो आपको चाहिए ही चाहिए ये चीज़ प्रोवाइड कराने के लिए, तो यहाँ पर रेट आ जाएगा 12%। तो इसको इस तरीके से यहाँ पर हम देखें तो ये आ गया आपका 12%। इससे पहले वाला जो हमने डिस्कस किया था वो 5%, और गिफ्ट दिया जा रहा है कस्टमर्स को, अनरिलेटेड पार्टीज़ को, तो इट इज़ निल। तो यहाँ पर ये आपको बस रेट बताना था, वो हमने बता दिया, एंड ये आंसर आपका हो गया कंक्लूड। लास्ट क्वेश्चन इसका हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। चंद्रगुप्त मौर्य इज एन आर्टिस्ट हु मेक्स कंटेम्प्रेरी पेंटिंग्स। ही इज रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ कोलकाता। चंद्रगुप्त मौर्य अपॉइंट्स ध्रुव कुमार टू ऑक्शन। देखो ऑक्शन के लिए अपॉइंट कर लिया, तो भाई एजेंसी आ गई बीच में। साथ साथ पढ़ते हुए चलो, साथ साथ पॉइंट्स को साथ में जोड़ते हुए चलो इसके कि क्या क्या पॉइंट्स इसमें से बन सकते हैं। हिज पेंटिंग महाराष्ट्र। ध्रुव कुमार अरेंजेस फॉर द ऑक्शन एंड आइडेंटिफाइज द पोटेंशियल बिडर्स। एजेंट वाले काम कर रहा है। The highest bid is accepted and the painting is sold to the highest bidder. The invoice for the supply of the painting is issued by Dhruv Kumar on the behalf of Chandragupta Maurya, but in his own name, and the painting is delivered to the successful bidder. देखो ये जो own name वाला जो पॉइंट आ गया ना, इसने सारा गेम चेंज कर दिया। ठीक है, एजेंट है, उनके बिहाफ में सारा काम कर रहा है, बट जहाँ पर एजेंट अपने ओन नेम पे इन्वॉइस, तो भाई इसको आंसर किस तरीके से किया गया है। एन एक्टिविटी ट्रांजेक्शन क्वालिफाइज एज सप्लाई अंडर GST ओनली इफ इट इज़ अंडरटेकन फॉर अ कंसिडरेशन एंड
is in the course or furtherance of business. This is basic ABC of supply. However, supply of goods by a principal to his agent, where the agent undertakes the supply of such goods on behalf of the principal, is considered as supply even if made without consideration, provided the invoice for the further supply is issued by the agent in his own name. इन्वॉइस अपने नाम में जहां उसने इशू कर दिया वहां पर वो प्रिंसिपल जो एजेंट को चीज़ दे रहा है, अगर वो विदाउट कंसिडरेशन भी दे रहा है तो इट विल बिकम सप्लाई. अब सर्कुलर में क्या कहता है कि प्रोवाइड्स दैट वेयर द इनवॉइस फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स इज बीइंग इशूड बाय द एजेंट इन हिज ओन नेम, देन एनी प्रोविजंस ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्रिंसिपल टू एजेंट वुड फॉल विद इन द पैरा ऑफ शेड्यूल 1, वो सप्लाई बन जाएगा. In the given case, Dhruv Kumar is not merely providing auctioneering services to Chandragupta Maurya, but is also supplying the painting on behalf of Chandragupta Maurya. तो वो शेड्यूल 1 के अंदर बेसिकली आपको आंसर यही करना है कि क्या वो शेड्यूल 1 में आएगी कि नहीं आएगी. तो वो शेड्यूल 1 के अंदर आएगी. तो क्यों आएगी वो भी हमने देख लिया. तो बेसिकली बस एक छोटा सा पॉइंट आपको याद रहेगा ना, तो एजेंट और इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. और वो छोटा सा पॉइंट यही है कि भाई अगर उसके इनवॉइस पे अपने नाम से वो चीज़ बेच रहा है तो उस केस के अंदर उसको पकड़ लिया जाएगा, वो सप्लाई मान ली जाएगी. सो गाइज ये हुए 14 क्वेश्चन थे इसके अंदर, ये हमने डिस्कस कर लिए, काफ़ी इजी थे. आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है. अगर अच्छी लगी है तो यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.